लो आ गई देखो कल्लो रानी। सभी अपनी अपनी शक्लें छुपा लो, क्योंकि एक बार अगर इस मनहूस काली भावना का साया हम पर पड़ गया ना, तो हम भी काले हो जाएंगे। और नहीं तो क्या, खुद तो काली कलोटी है ही, हमें भी काला बना देगी। अरे यार, इसका रंग तो कोयले से भी ज्यादा काला है। इसे तो रात के अंधेरे में देखना भी मुश्किल है। सिर्फ उल्लू ही देख सकते हैं इसे। हॉस्टल के कैंटीन में सभी भावना के काले रंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और पेट दबा दबा कर हंस रहे होते हैं। और बेचारी भावना सर झुकाए उदास खड़ी होती है। तभी वहां पर भावना के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का अनुज आता है। तुम सबको शर्म नहीं आती? एक लड़की का पूरे हॉस्टल के सामने मजाक बनाते हुए। अगर किसी ने भी भावना के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भावना का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन तुम सबके तो मन काले हैं। हाँ, चलो भावना। फिर अनुज भावना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और वो दोनों हॉस्टल के गार्डन में चले जाते हैं। थैंक यू अनुज, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। भावना, आज तो मैंने स्टैंड ले लिया है, लेकिन कल को तुम्हें हर कोई जब कुछ ना कुछ कहेगा, तब तुम्हें मुंह में दही जमाए और आंखों में से आंसू बहाते हुए खड़े नहीं रहना है। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा और सबका मुंह बंद करना होगा। आई अंडरस्टैंड कि यह मुश्किल है, लेकिन एक बार जब तुम ऐसा करोगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट में, जब तक तुम उन लोगों को जवाब नहीं दे देती, तब तक वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे। भावना और अनुज ने उस दिन पहली बार बात की थी। अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों क्लासरूम में भी एक साथ बैठने लगते हैं, साथ ही कैंटीन में खाना खाते हैं, साथ पढ़ते और टहलते हैं। एक दिन जब हॉस्टल में प्ले होने जा रहा होता है, तभी थिएटर रूम में, गाइस, हमारे प्ले का नाम है लैला मजनू, और इसके लिए हमें लैला और मजनू की कास्टिंग करनी होगी। पहले मैं कल्चरल कमेटी का लीड मेंबर हूँ, इसीलिए ये डिसीजन भी मैं ही लूंगा कि कौन क्या बनेगा। ऑडिशंस अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाले हैं। तब तक तुम लोग अपनी रिहर्सल पूरी कर लो। मैं भी इस प्ले में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैंने लैला मजनू की स्टोरीज पढ़ी है और मैं लैला का कैरेक्टर बखूबी निभा सकती हूँ। अबे ओए भावना की बच्ची, आईने में शक्ल देखी है अपनी? जले हुए टोस्ट की तरह तो तेरी शक्ल है, और आई बड़ी लैला बनने। अरे ये लैला क्या, लैला के घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। और नहीं तो क्या, तुम प्ले नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर तो सभी लोग डर के मारे भाग जाएंगे। उन सब की बातें सुनकर भावना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी उसे अनुज की कही बात याद आती है और वो गुस्से से कहती है, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। अरे तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? भगवान जी की सौगंध, अगर अब किसी ने भी मुझे रंग के ऊपर चिढ़ाया या मेरा मजाक बनाया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? भावना का गुस्सेल रूप देखकर सबके मुंह पर ताला लग जाता है। अनुज को भावना का इस तरह अपने लिए लड़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। भावना सबके सामने चिल्लाती है, लेकिन अपने कमरे में जाकर रोने लगती है।
तभी अनुज उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। भावना, दरवाजा खोलो भावना। भावना, आर यू देयर? भावना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अनुज, मुझे इस वक्त प्लीज अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं अपनी दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकता। भावना, प्लीज ओपन द डोर। भावना दरवाजा खोलती है और अनुज उसे अपने सीने से लगाता है। अनुज भावना को हॉस्टल के बाहर कॉफी पीने ले जाता है और वो दोनों वहां पर आलव के सामने बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। हॉस्टल एक पहाड़ी हिल स्टेशन पर होता है, इसीलिए वहां काफी ठंड होती है। अनुज, मैं इतनी काली क्यों हूँ? क्यों इस दुनिया में काला होना इतना गलत है? एक बात कहूँ भावना, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन खूबसूरत है। इंसान की बाहरी खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदर की खूबसूरती वो तो उम्र के साथ उसके भीतर ही रहती है। थैंक यू अनुज, मुझे इतना समझने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो, वरना वॉचमैन हॉस्टल का गेट बंद कर देगा और फिर कल हमें प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर दिन भर खड़ा रहना होगा और पनिशमेंट का शिकार भी बनना होगा। और ऊपर से तुम्हारी सहेलियों को तो एक और मौका मिल जाएगा तुम्हें परेशान करने के लिए। हाँ अनुज, तुमने एकदम सही कहा। अनुज और भावना दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती का भाव बदलकर प्यार का भाव पनपने लगता है। अनुज भावना से और भावना अनुज से बेशुमार प्यार करने लगती है और वैलेंटाइंस डे के दिन अनुज भावना से घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। भावना, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अनुज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अनुज और भावना दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अनुज भावना को गुलाब का गुलदस्ता देता है और उसके हाथ में एक सुंदर सी अंगूठी पहनाता है। अनुज और भावना दोनों की पढ़ाई अब सिर्फ 6 महीनों की ही बची थी। दोनों तय करते हैं कि वो हॉस्टल से बाहर निकलकर एक दूसरे से शादी करेंगे और अपने अपने परिवार को भी मनाएंगे। भावना अब बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे वो अपनापन मिल चुका था जिसके लिए वो हमेशा से तड़पती रही। वो अपनी माँ सुरेखा से वीडियो कॉल पर बात करती है। ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ भावना बेटा। थैंक यू सो मच माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। बस लड्डू गोपाल जी करे कि तू यूं ही हमेशा मुस्कुराती और खिलखिलाती रहे, तुझे किसी की नजर ना लगे। धन्यवाद माँ। लेकिन बेटा, अपने राज को कभी किसी के सामने आने मत देना। उसे तब ही सबके सामने लाना जब सही समय हो। हाँ माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। भावना, अब वक्त आ गया है हमारी शादी का। मैंने पंडित जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि आज के मुहूर्त के अलावा अब शुभ मुहूर्त सीधे 6 महीने बाद है। इसीलिए हमें बिना किसी देरी के आज और अभी शादी करनी होगी। लेकिन अनुज, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ऐसा करना सही होगा?
मेरे माता पिता को तो हमारे रिश्ते के बारे में सब पता है, लेकिन तुमने अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर में नहीं बताया है। नहीं भावना, ऐसी बात नहीं है। मैंने छोटी को सब बता दिया है और तुम जैसी बहू पाकर मेरे माँ पापा तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर चले जाएंगे। तुम देखना। ठीक है अनुज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अनुज और भावना की पढ़ाई को पूरे हुए अब काफ़ी वक्त बीत चुका था और वो दोनों अब हॉस्टल से घर जाने वाले थे। और उस दिन शुभ मुहूर्त होने के कारण अनुज उसी दिन शादी का निर्णय लेता है। दोनों पास के एक मंदिर में जाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और दोनों भगवान का आशीर्वाद लेकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब आप दोनों दुल्हा दुल्हन से पति पत्नी के अटूट और पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं। इसीलिए सर्वप्रथम भगवान का आशीर्वाद लेने के साथ साथ मंदिर में दीपक जलाकर अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत करें। ठीक है पंडित जी। अनुज और भावना दोनों मंदिर में दिया जलाते हैं और फिर अनुज टैक्सी बुलाता है। टैक्सी में बैठकर दोनों अनुज के घर जाते हैं। लो, आ गया मेरा घर। हम दोनों को शादी के जोड़े में देखकर माँ पापा तो सरप्राइज ही होंगे, लेकिन साथ ही वो दोनों बहुत खुश भी होंगे। आई होप सो अनुज। अनुज के परिवार में उसकी माँ मंजरी, पिता राजनाथ, बहन डिम्पी होती है। भावना और अनुज को शादी करके आए देख मंजरी, राजनाथ और डिम्पी तीनों हक्का बक्का रह जाते हैं। कल मुही नाश पीटी, सत्यानाश हो तेरा। तूने ला लाकर इतनी काली बहू लाई है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अक्ल वक्ल कुछ है कि नहीं तुझे? तूने घर में बहू नहीं मनहूसियत लाई है अनुज। ये तूने ठीक नहीं किया। अनुज भाई, मैंने नहीं सोचा था कि आपकी गर्लफ्रेंड इतनी काली होगी। मुझे आपसे पहले ही फोटो मांग लेनी चाहिए थी। भाभी की शक्ल तो गोबर से भी बदसूरत है। अरे गोबर क्या, इस कल्लो के चेहरे से अच्छा तो कचरे को देखो। इसे देखकर ही दिमाग खराब हो रहा है। निकल तू अभी के अभी, निकल यहाँ से। मंजरी भावना को धक्का मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी अनुज उसे रोक लेता है। माँ, बस, आप भावना के साथ इस तरह पेश नहीं आ सकती। ये आपकी बहू है। मेरी शादी हो चुकी है माँ। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। हाँ तो अब क्या ढोल ताशा बजाऊँ अब? अरे तूने शादी की है, उस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तूने शादी करके भी एक निहायती काली और बदसूरत लड़की से की है। ये देखकर मेरा तो कलेजा जल रहा है। अनुज, तुम खुद इतने हैंडसम हो, इतने स्मार्ट हो। तुम्हारे लिए क्या बाकी सारी लड़कियां छुट्टी पर चली गई थी, या वो सब लाइन लगाकर तुम्हें राखी बांधने आ गई थी, जो तुमने इस काली लड़की से शादी कर ली? अनुज भाई, भावना भाभी को देखकर सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और नहीं तो क्या। अरे जब मुंह दिखाई होगी तब इसे देखकर गली की सारी औरतें थू थू करेगी, और वो भी नज़र उतारने वाला थू 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 नहीं, घिन करने वाला और कीचड़ की तरह समझने वाला थू थू। अनुज बेटा, तूने इस कीचड़ को मेरी बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। आप लोगों को जो बोलना है बोल लीजिए, जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ
कि भावना मन की कितनी सुंदर है। रंग गोरा हो या काला, उससे क्या फर्क पड़ता है। असली खूबसूरती तो अंदर से होनी चाहिए। सच कहूँ तो भावना का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन बदसूरत तो आप लोग हो, जो आपका मन काला है। चलो भावना। फिर अनुज भावना को अपने साथ कमरे में ले जाता है। सबकी बातें सुनकर भावना रोने लगती है और वो अनुज से कहती है, देखा अनुज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपने परिवार वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। देखा ना, वही हुआ जिसका डर था। काम डाउन भावना, तुम अब मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूँगा। इसीलिए तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन भावना अपनी पहली रसोई की रस्म करती है और गलती से उससे रोटियां जल जाती है। तभी हाय हाय हाय, ये क्या अनर्थ कर दिया इस कलमुही करमजली ने। अरे तूने तो रोटियां जला दी, अपशगुन कर दिया। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में अपना मनहूस काला साया लेकर आई है ये, और कुछ नहीं। वैसे भी हम भूल कैसे सकते हैं। एक काली लड़की काली रोटियां ही सेक सकती है। पनौती कही की। माफ कीजिए, वो जल्दबाजी में। माँ, भावना ने जानबूझकर थोड़ी ये सब किया है। गलती से रोटियां जल गई। इतनी सी बात का राई का पहाड़ क्यों बना रही है आप। लो, आ गया जोरू का गुलाम। अनुज, तुम हर बार अपनी बीवी की वकालत करने मत आया करो। अभी से ही इतना पल्लू मत पकड़ो। घर में सभी भावना से बहुत नफरत करने लगते हैं। डिम्पी, मंजरी और राजनाथ तीनों के तीनों भावना की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे, जिस कारण भावना बहुत उदास रहने लगती है। अब मंजरी और डिम्पी दोनों माँ बेटी ये तय करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, हमें इस जली हुई कॉफ़ी को हमारे घर से और भाई के ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना ही होगा, और एक अच्छी सी दूध और मलाई जैसी गोरी लड़की लानी होगी, जो मेरे भाई को एकदम सूट करेगी। इस भावना को घर से रफा दफा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनुज को तो इससे प्यार का रोग लग गया है। लेकिन फिर भी हम हर हाल में इसे घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि ये काली बहू मेरे बेटे के जरा भी लायक नहीं है। डिम्पी, तूने सारी तैयारियां तो कर दी है ना? हाँ माँ। मैंने भावना का फ़ोन लेकर अपनी फ्रेंड के नंबर से उसे रोमांटिक मैसेजेस भेजे हैं, और भावना के फ़ोन से भी ऐसे ऐसे रोमांटिक मैसेजेस किए हैं जिसे देखने के बाद अनुज भाई बहुत गुस्सा हो जाएंगे और वो उस काली भावना को घर से और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। वेरी गुड मेरी लाडो। मंजरी और डिम्पी एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। थोड़ी देर बाद जब अनुज कमरे में अकेला होता है, तभी भावना का फ़ोन बजता है, और जब अनुज उसके फ़ोन को हाथ में लेता है, तभी वो उन रोमांटिक मैसेजेस को देखकर हैरान रह जाता है। भावना, भावना, यहाँ आओ। क्या हुआ अनुज? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये तुम्हारे फ़ोन में किस तरह के मैसेजेस है? ये आदमी कौन है जिसे तुमने आई लव यू मैसेज किया है? क्या है ये सब? क्या? ये मैंने नहीं लिखा है अनुज। इनफैक्ट मेरा फ़ोन तो
सुबह से कमरे में ही पड़ा हुआ है। सच में, मेरा यकीन करो अनुज, तुम्हारी कसम, ये मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ भावना, तुम मेरी कसम कभी भी झूठी नहीं खाओगी। लगता है किसी ने तुम्हारा फ़ोन हैक कर दिया है। हम साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन करते हैं। डिम्पी और मंजरी चुपके से देख रहे होते हैं और वो दोनों जब ये देखते हैं कि अनुज इस मामले को बहुत ही अलग तरीके से संभालता है, तब वो दोनों अपना सिर दीवार पर पटकती है। ओफो, ये भाई भी ना 21st सेंचुरी के मजनू है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि उनके प्यार के आगे हमारी साजिश एक चुटकी में फीकी पड़ गई। लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानेंगे माँ। हमें अपने मिशन को सक्सेसफुल करके ही रहना है। उस ग्रहण को हमें इस घर से निकाल कर ही रहना होगा। हाँ डिम्पी बेटा, तू सही कह रही है। मंजरी, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं ऑफिस से आया हूँ तो मुझे चाय पानी के लिए पूछो। ये क्या टाइम पास कर रही हो यहाँ पर? दिन भर बस आराम करती रहती हो। खा खा कर देखो कैसी हो गई हो। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहो। 5 मिनट के अंदर मुझे नाश्ता तैयार चाहिए, समझी तुम? जी जी। राजनाथ और मंजरी का रिश्ता हमेशा से ही कड़वाहट से भरा हुआ था और शादी से लेकर अब तक राजनाथ मंजरी को समझ ही नहीं पाया। उम्र भर इन्हें तो मैं हमेशा ही आराम करते हुए दिखती हूँ। ना जाने तेरे पापा को मेरी अहमियत, मेरा मोल कब समझेगा डिम्पी। माँ प्लीज़ आप दुखी मत होइए, सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। कैसे बेटा, कैसे? आधी उम्र तो यूं ही निकल गई, अब बचा ही क्या है। अब जिंदगी के 4 दिन तो हंसी खुशी से बिता लूँ, यही तमन्ना है मेरी। मंजरी अंदर से बहुत दुखी होती है और इसीलिए उसका वही दुख गुस्सा बनकर बाहर निकलता है। डिम्पी और मंजरी दोनों अब एक नया शातिर प्लान रचते हैं। वो गुंडों को पैसे देते हैं और भावना को किडनैप करने को कहते हैं। भाभी, आज आप बाजार जा रहे हो ना? हाँ डिम्पी, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे कह सकती हो। ठीक है, मुझे ना वो मृदुल बाजार में एक बेकरी है, वहाँ से क्रीम रोल्स चाहिए। मुझे क्रीम रोल्स बहुत पसंद है भाभी। ठीक है डिम्पी, मैं ला दूँगी। डिम्पी, तुम मुझसे इसी तरह बात किया करो, मुझे अपनापन महसूस होता है। डिम्पी मुस्काती है और भावना बेकरी में चली जाती है। लेकिन उस बेकरी की गली में गुजरते ही गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। डिम्पी, माँ, पापा, आप में से किसी को पता है कि भावना कहाँ गई है? मुझे तो नहीं पता अनुज भाई। और मुझे भी नहीं पता अनुज बेटा कि तेरी बीवी कहाँ चली गई है। मैं यहाँ हूँ अनुज। सभी भावना को दरवाजे पर देखकर हैरान हो जाते हैं। भावना का हुलिया खराब हो चुका था, मानो वो किसी से बचकर भागी हो। भावना, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था, और ये तुम्हारा होलिया क्यों बिगड़ा हुआ है? अनुज, कुछ गुंडे थे जिन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मैं जैसे तैसे उनके चंगुल से बचकर निकल गई। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। मैं अभी उन गुंडों के खिलाफ
पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर देता हूँ। अपनी ये चाल भी नाकामयाब होने के कारण मंजरी और डिम्पी बहुत निराश हो जाते हैं। रात में अचानक से भावना को मंजरी और राजनाथ की लड़ने की आवाज़ें सुनाई देती है और वह घबरा जाती है। इतनी रात गए माँ जी और पापा जी क्यों लड़ रहे हैं? फिर भावना अपने कमरे से बाहर आकर राजनाथ और मंजरी के कमरे के बाहर आ जाती है और उन्हें वो लड़ते हुए देखती है। सच तो ये है कि आप कभी भी मुझे और मेरे जज्बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका अहम, आपका गुरूर आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है राजनाथ जी। ज़्यादा जबान मत चलाओ मंजरी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सही तो कह रहा हूँ मैं। तुमने आज तक किया ही क्या है? बस बच्चे संभाले हैं। तुमसे ज़्यादा काम और जिम्मेदारियां तो मेरे कंधों पर है। तुम फिर भी इतनी शिकायतें करती हो। आप रहने दीजिए। आपको सही और गलत की समझ ना तब थी, ना अब है और ना ही कभी होगी। मुझे बख्श दीजिए। मुझ में अब और ताकत नहीं है कि इस उम्र में आपके साथ इतने झगड़े करती रहूं। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है कि मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, लेकिन अब इतना ज़रूर तय है कि मैं आप जैसे अहंकारी व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगी। उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर डिम्पी और अनुज भी नींद से उठ जाते हैं और सभी देखते हैं कि मंजरी आधी रात को घर छोड़कर जा रही है। तभी भावना उसके सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोकती है। नहीं माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो है आप पापा जी। क्या? हाँ पापा जी, आपने सही सुना। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा घर होकर तुम मुझे ही यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक मिनट पापा जी, अभी अभी आपने जो भी कहा वह सरासर गलत है। ये घर जितना आपका है उतना ही आपकी अर्धांगिनी यानी आपकी धर्मपत्नी का है। आप कहते रहते हैं ना, माँ जी क्या काम करती है? बस आराम करती रहती है और सारा काम तो आप करते हैं, सारी मेहनत तो आप करते हैं। तो सुन लीजिए, आपसे कई कई गुना ज़्यादा काम आपकी बीवी यानी माँ जी करती है। भावना की ये बातें सुनकर राजनाथ, मंजरी, डिम्पी और अनुज सब के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक राजनाथ से इस तरह बात किसी ने नहीं की थी। भावना, नहीं माँ जी, आज मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आज तो मैं सच कहकर रहूँगी। एक गृहिणी जो होती है वो साल के 365 दिन काम करती है और उसे ना तो कोई तनख्वाह मिलती है ना ही कोई छुट्टी, लेकिन फिर भी वो अपनी पीड़ा, अपना दुख किसी को नहीं बताती। वो इस बात का नारा नहीं झाड़ती कि मैं इतना काम करती हूँ और मैं उतना काम करती हूँ। और रही बात आप जैसे पति, दिन के 100 बार अपने काम के बारे में बोलकर दिखाते हैं। वेरी ट्रू, तुमने सही कहा भावना। अरे एक गृहिणी ना सिर्फ बीवी होती है, वो एक बहू और एक माँ भी होती है। अरे आधी रात को जब आपको कुछ खाना हो तब यही थी जिन्होंने आपको खाना बना कर दिया। आप दफ्तर जाते हो लेकिन तब यही होती है जो आपको
सुबह जल्दी उठाती है, आपका टिफ़िन पैक करती है, आपको नाश्ता देती है, आपको ऑफिस जाने के लिए आपके कपड़े देती है, रुमाल भूल गए तो वो भी देती है। दिन भर इस चिंता में रहती है कि आपने खाना खाया या नहीं, आपको खाना पसंद आया या नहीं। सास की चिंता, बच्चों की चिंता, अरे इनका जीवन क्या है, इन्हें तो बीमारी में भी उठकर काम करना पड़ता है। भावना की बातें सुनकर राजनाथ की आंखें नम हो जाती हैं और वो शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेता है। पापा जी, माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ कम ज़्यादा बोल दिया हो तो, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको आपकी गलतियों का आईना दिखाया है। नहीं बहू, तुम सही हो, मुझे माफ़ कर दो मंजरी। मैं गलत था, मैंने अपने अहम के चलते तुम्हारे मन को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे दुख को समझना ही नहीं चाहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मंजरी, अपने इस खड़ूस पति को प्लीज़ माफ़ कर दो। आप माफ़ी मत मांगिए जी, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, उससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। थैंक यू भावना भाभी, जो हम दोनों बेटा बेटी इतने सालों से नहीं कर पाए वो आपने कुछ ही दिनों में कर दिया मेरे माँ पापा को एक करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ भावना, थैंक यू सो मच। आज मुझे तुम पर और भी ज़्यादा गर्व हो रहा है। धन्यवाद भावना बहू, तुम्हारे कारण आज मैं सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ पाया हूँ। मेरे पति और मुझे एक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहू। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे समझने में भूल कर दी, लेकिन वाकई में अनुज ने जो भी कहा था वो सच है। तू तो हमसे भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि तू अंदर से मन से इतनी अच्छी है। भावना भावुक होकर अपनी सास के गले लगती है। पूरा परिवार अब एक हो जाता है और तभी भावना की माँ पापा सुरेखा और प्रताप भी उसके ससुराल में आते हैं और उसके सास ससुर से मिलते हैं। वो सभी एक पिकनिक मनाने के लिए एक जंगल में जाते हैं और वहाँ टेंट बांधकर सभी खूब मज़े करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। म से गाना गाइए अनुज भाई। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। अनुज का गाना सुनकर भावना शर्माने लगती है और अचानक से बारिश आती है और तभी भावना के चेहरे और बदन से काला रंग निकल जाता है और वो भीग जाती है और उसके गोरे होने का राज सबके सामने आ जाता है। उसके गोरे बदन और चेहरे को देखकर सभी चौंक जाते हैं। भावना भाभी, आप असलियत में गोरी हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा नाटक, लेकिन क्यों भावना बहू? भावना और भावना के माता पिता सुरेखा और प्रताप तीनों बहुत घबरा जाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने ये सारा नाटक जानबूझकर नहीं किया है। मुझे ये ना चाहते हुए भी करना पड़ा। लेकिन क्यों भावना? अगर तुम गोरी ही थी तो तुमने काली होने का नाटक क्यों किया? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसे सबके लिए
गोरा होना एक वरदान होता है, लेकिन मेरे लिए गोरा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। हर किसी ने सिर्फ मेरी सूरत देखी, सीरत नहीं। मेरे दोस्त, मेरे अपने, सबने मुझे पैसों के लिए ठगा। मैंने जिस से भी प्यार किया, सब लोग मुझे धोखा देकर चले गए। सच्चा प्यार करते हैं ये कहकर सबने धोखा दिया, और इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अब मैं अलग जिंदगी जीऊंगी, ताकि मैं इंसान की इंसानियत परख सकूं कि मेरे काले और गरीब होने के बाद भी लोग मेरे संग किस तरह पेश आते हैं। मैं अपने इस नाटक के सफ़र में बहुत बार हारी हूँ, लेकिन अंत में मेरी जीत हो ही गई। अब मेरे पास अनुज जैसा सच्चा प्यार करने वाला है, और अब आप सब ने भी मुझे अपना लिया है। भावना की पूरी कहानी सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं और सभी उसे गले से लगते हैं। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम सफल हो गई हो भावना। अब तुम्हें इस नाटक के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाभी, आप जैसी हो वैसी अच्छी हो। मेरी बहू चाहे गोरी हो या काली, लेकिन है बड़ी दिल वाली, और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भावना बहू। बहू नहीं, ये तो हमारी बेटी है मंजरी। तुम्हारी कहानी जानकर अब तो हमें तुम पर और भी स्नेह आ गया है भावना। अब सब तुमसे भरपूर प्यार करेंगे। भावना का ससुराल उसे अपना लेता है और वो गोरे रंग के साथ जीने लगती है, और उसके जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है।